वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th की बायोलॉजी, जिसका आज हम लोग एड्स मैनिफेस्टेशन और उसके से कॉज उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए करिए, सो दैट कि वी रीच मेनी पीपल अहेड। तो स्टार्ट करते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? जैसे कि दिखा यहाँ पे, सिम्टम्स ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं एड्स के, ऑफ एड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। तो फर्स्ट है इनिशियल इन्फेक्शन, सेकेंड इज असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, थर्ड इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स दैट्स ARC, एंड फोर्थ इज फाइनली द एड्स, जब हम बोलते हैं कि पर्सन को एड्स हो चुका है। Initial infection with the virus and the formation of antibodies usually 2 to 8 weeks after initial infection। समझिए आज डे 1 है, किसी पर्सन को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, सो ये जनरली 2 to 8 वीक्स के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन दिखाएगा अगर टेस्ट किया गया तो। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में आते हैं, असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, इन विच नो साइंस of disease are seen। incubation period ranges from 6 months to 10 year। मतलब क्या हुआ इसका कि ये एंटीबॉडी बना, लेकिन ये बॉडी के अंदर और विजिबिलिटी नहीं रहती, हमारी बॉडी के अंदर ये टेस्ट के अंदर ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं आ पाता। इसके बाद स्टार्ट होता है कि इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन बॉडी को हो गया और सिम्टम देखने के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, जब बॉडी में इन्फेक्शन हुआ और जब उसने फर्स्ट सिम्टम शो किया, एक्टिव सिम्टम कि ये वही डिजीज है, तब तक के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत हाई है। सर्दी, अगर आपको इवन सर्दी होती तो आज सुबह किसी से आप इन्फेक्ट हुए, दोपहर तक आपको सर्दी या रात तक सर्दी पकड़ लेगी, सिर्फ घंटों में इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन वहीं एड्स का 6 मंथ से रेंज कर सकता है कितने टाइम तक? 10 ईयर्स तक आपकी बॉडी सिम्टम ही नहीं दिखाएगी। यू वोंट बी नोइंग दैट अ पर्सन डज हैव अ एड्स और नॉट, ये बाद में मालूम पड़ता है। जैसे कि हम देखेंगे थर्ड स्टेज, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जब ARC विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइंस अपीयर होना चालू हो जाए, एक या कई सारे। रिकरेंट फीवर फॉर लॉन्गर देन 1 मंथ, तो इसमें सब लोग सोच सकते हैं टाइफॉइड है तो अकेला, लेकिन टाइफॉइड का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। फटीग, अनएक्सप्लेन डायरिया, नाइट स्वेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ आपकी छोटी हो जाती है, डायरिया मतलब आप जानते हैं कि बाथरूम बार बार लगेगा, नाइट स्वेट मतलब आप जानते हैं, फटीग मतलब टेंशन होगी, बार बार उल्टी सा लगेगा, चक्कर आना, लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट। ये जनरली टीबी के केस में भी होता है, लेकिन टीबी का टेस्ट करेंगे तो भी वो नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या है, एक साथ ये चीज़ें अपेयर होने लगे तो मतलब डॉक्टर तुरंत बोलेगा, हम लोग जो आगे टेस्ट पढ़ेंगे, कि एलिसा या वेस्टर्न ब्लॉट के लिए जाइए। ठीक है, आगे नाम है इनका, टेंशन मत लीजिए। एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। It is characterized by the life-threatening opportunistic infection like pneumonia, tuberculosis, Kaposi sarcoma। सो क्या होता है इसमें, छोटी से छोटी चीज भी बंदे को परेशान कर सकती है या बंदी को परेशान कर सकती है, और वो कंडीशन है एड्स की, जब आपकी इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स पूरा डाउन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे किया जाए? प्रिवेंशन मतलब जानते हैं कि पहले ही आप बच कैसे सकते हैं। एड्स हैज़ नो क्योर, रिमेंबर दिस थिंग, एड्स का कोई इलाज नहीं है। आप एड्स एक बार किसी को हो गया तो वो कभी भी फ्री नहीं होगा। जैसे टाइफॉइड से फ्री हो जाते हैं, एड्स से फ्री नहीं होते। क्या करते हैं, दवाइयों के सहारे उस आदमी की या औरत की ज़िंदगी बढ़ जाती है बस, लेकिन वो एड्स से फ्री नहीं हो। जब तक दवा चल रही है तब तक सांसें चल रही हैं। सो वो उसी टाइप बसंती टाइप, जब तक पैर चलते हैं तब तक सांसें चलती हैं वीरू की। सो हेंस प्रिवेंशन इज द बेस्ट चॉइस। प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फॉलोइंग स्टेप्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग दिस ड्रेडफुल डिजीज, बहुत डेंजरस डिजीज है।
People, particularly those in high risk group, should be educated about HIV transmission. हाई रिस्क ग्रुप मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी हो चुके हैं, उस एज के पीपल को ज़्यादा बताना चाहिए इस सब के बारे में, ठीक है। कुछ लोग और हैं, ग्रुप बोला है, जैसे कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने को ज़रूरत पड़ रही किसी को, तो वो सब टाइप के ग्रुप को सबको ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। डिस्पोजेबल नीडल्स, जो नीडल्स फेंक पाएँ, तब से देखिए आज कानून है, सबको अलग अलग यूज़ करते हैं हम लोग, डॉक्टर्स जो रहते हैं। सिरिंजेस शुड बी यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली एंड इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि यूज़ करने के बाद समुंदर के किनारे फेंक दिया है। आप पाओगे बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं हिंदुजा जैसे, आप जब जाओगे सी साइड पे तो देखोगे कि उनके जो मेडिकल वो सब जो सीवर जो भी बेकार चीज़ें थी, उन्हें वो समुद्र के बाहर ही रखे रहते हैं। सेक्सुअल हैबिट्स शुड बी चेंज इमीडिएटली। जो भी हैबिट्स हैं जो जिससे एड्स होता है, जो हमने पढ़ा था कॉजेज में, उसे चेंज करना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप्स, ग्रुप्स जो बोल रहे हैं हम लोग, एज नहीं बोल रहे हैं, शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। जिन्हें ज़्यादा चांस है कि एड्स से वो सफ़र हो सकती है, लाइक जिसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, वो जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत केयरफुल कंडीशन में होनी चाहिए उसकी, ठीक है। टूथब्रशेस, razors and other article that can become contaminated with the blood should not be shared. किसी सामने वाले पर्सन का जिसको हो चुका ऑलरेडी, उसका शेयर नहीं करना चाहिए। सलाइवा में भी होता है। Before receiving blood, ensure that it has been screened for not containing HIV infection. स्क्रीन किया गया, उसकी चेक किया गया उसे कि इसमें नहीं है। रूटीन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन। किसकी रूटीन स्क्रीनिंग होनी चाहिए? ब्लड डोनर्स की, ऑर्गन डोनर्स की, हमेशा चेकअप होना चाहिए अगर वो करते रहते हैं। डोनर्स ऑफ सीमेन एंड ग्रोथ हार्मोन के, पेशेंट्स अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस, ब्लड एक्सचेंज, फीमेल इन हाई रिस्क ग्रुप हु आर प्रेग्नेंट, जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, एंड कंटेम्पलेटिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी, और या होने प्रेगनेंसी चालू है या प्रेगनेंसी के लिए वो रेडी हो रही है, तो ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि इनका चेकअप पहले हो जाना चाहिए। और रूटीन मतलब क्या? डेली जब भी इनका जब भी कोई डोनर है तो उसका चेकअप करना ही चाहिए, जरूर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, तो उसको रूटीन बोल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गन डोनर है, उसको लाइफ में पता नहीं, उसको डेली बुला के पहले से चेकअप कराया जा रहा है, ऐसा नहीं। जब वो डोनेट कर रहा है तब। तो आप देखिए, एवरी December 1 इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड एड्स डे। नाकों का आप लोग साइन देखे रहेंगे, कुछ ऐसा दिखता है, NACO, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। A red ribbon is worn on the World AIDS Day as a universal symbol for the awareness of the awareness and support for the people living with the AIDS or HIV. 4 AIDS reference center have been established, जहाँ पे पढ़ाई होती है इनकी। एम्स दिल्ली वाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इंपॉर्टेंट, कोरोना के टाइम पे इसका नाम बहुत उछला है। सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च ऑन वायरोलॉजी वेल्लोर, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली अगेन। So National AIDS Control Organization NACO was set up in the year 1992 by the Ministry of Health and Family Welfare. So ये सब इनके टारगेट हैं। एक्चुअली इनका टारगेट है 90 का, कि 90% पेशेंट को एक्चुअली इनको पहचानना है, 90% को दवा देना है, और 90% को एटलीस्ट ज़िंदगी सर्वाइव करवा पानी है। तो ये इनका एम है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस देखते हैं। At first, a test is used to detect the HIV antibodies. Antibodies क्या होती है? जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। While a second confirmatory test is used to weed out any false positive result. किसी समझिए फर्स्ट केस में पॉजिटिव दिख गया तो इसको चेंज करने के लिए वापस से देख सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो महंगा है आगे। फर्स्ट टेस्ट इज एलिसा, जिसमें एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जॉर्बेंट एसे, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट।
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं, इसलिए इनको बाद में करना पड़ता है। इज़ अ हाईली स्पेसिफिक टेस्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू वायरल कोर प्रोटीन एंड एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमने ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा था ना, GP 40 ऐसे करके 141 करके था, जो हमारे लिपिड्स के लेयर में इनबिल्ट था, तो वो। अब ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, अब उसको किसी को हो गया तो उसको ठीक कैसे करते हैं। ऑल्दो एड्स हैज नो क्योर, ये तो चीज ध्यान रखनी है। सर्टेन मेडिसिन कॉल्ड एज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ध्यान रखिए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वायरल लोड। वायरल लोड मतलब अमाउंट ऑफ वायरस इन द बॉडी, amount of virus in the body, इसको बोलते हैं वायरल लोड, एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ HIV पेशेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ड्रग्स आर ART, देन TDF जिसको बोलते हैं टेनोफोवीर, EFV जिसको बोलते हैं इफावेरेंज, एंड लैमिबुडीन 3TC। तो ये नाम आते हैं एग्जाम में, जनरली बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि किसका है, लेकिन इतना अजीब नाम सिर्फ एड्स के वाले का ही है, तो आप लोग आसानी से पहचान पाओगे। ART वाला इज द गुड थिंग, लाइक ART तो बहुत फेमस है, सबको पता रहता है एटलीस्ट। ये वाले थोड़े टफ हैं, तो उन्हें याद कर लीजिएगा आप। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव हेल्प्ड अस टू डील इफेक्टिवली विथ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। The use of vaccines and immunization program have enabled us to eradicate completely the dreadful disease like chicken or smallpox. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to a large extent. इन्हें कंट्रोल कर दिया है, स्मॉल पॉक्स को तो खत्म ही कर दिया है by the use of vaccine. बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे टेक्नोलॉजी यूज कर जाती है बायोलॉजी में, इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडीज एंड वेरियस ड्रग्स हैज ऑल्सो इनेबल्ड अस टू ट्रीट इफेक्टिवली इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एडोलेसेंस क्या होता है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि एडोलेसेंस क्या होता है। आप लोग एडोलेसेंट एज में ही हो, और इस टाइम पे अगर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल ना किया जाए तो लाइफ हैवॉक हो सकती है, और यही चीज़ों सारी चीज़ें एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया जाए ग्रोथ के लिए तो लाइफ ऑसम हो सकती है। क्योंकि फॉरेन वर्ल्ड में एडोलेसेंट को बहुत ज़्यादा केयर करके संभाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं जवानी इंडिया में। ठीक है जी हाँ, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, इसे यही वर्ड से हम लोग जनरली बोलते हैं कि जवान हो गया है। ठीक है, इट इज़ द पीरियड ऑफ बिगिनिंग विद द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द टर्मिनेशन विद द सीजेशन ऑफ सोमैटिक ऑफ बॉडी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि मेल में जो बोलते हैं उनकी बियर्ड अपीयर होना शुरू हो जाना, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना। ठीक है, और इसी टाइम पे और क्या होता है, जो उनकी सोमैटिक ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ भी रुक जाती है। इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकरिंग बिटवीन प्यूबर्टी एंड द लीगल adulthood, that is 10 to 19 years of age। इसमें क्या है, बच्चे से जब जवान एडल्ट बनना है, एडल्ट के बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट, सिंपल। और इसी टाइम पे क्या होगा, आगे हम चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। वह इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट। तो इस स्टेज में बच्चा नहीं है ये, नहीं ये कोई एडल्ट है, तो ये बीच वाले एज को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट या टीन एज बोलते हैं फॉरेन में। क्योंकि आपको 13, 14 तो टीन लग गया यहाँ पे, इसलिए टीन एज बोलते हैं इसे। एडोलेसेंट इन फैक्ट इज अ फेज रादर देन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड इन द लाइफ। मतलब क्या,
जो ये फेज है, लोग टाइम पीरियड से नहीं करना चाहिए। जनरली क्वेश्चन क्या करते हैं, बोलते हैं 12 से लेकर 18 तक को बोलते हैं एडोलेसेंट। ऐसा डिबेट होना ही नहीं चाहिए। ये एक फेज है। फेज क्या, जब सेकेंडरी कैरेक्टर किसी में दिखने शुरू हो जाए। तो किसी में 14 में दिख सकते हैं, किसी में सिर्फ 11 में 10 में ही दिख सकते हैं। ठीक है, जी हाँ दिख सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं ऐसा कि किसी को दाढ़ी मूछ ना आती रहे, या किसी किसी को 15 या 16 में दिखाई दे। तो ये फेज है वहाँ से लेके एडल्ट होने तक का। सो नंबर्स नहीं इसको समझना चाहिए, इसको फेज समझना चाहिए। डेवलपमेंट ऑन मेनी फ्रंट्स लाइक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इसी टाइम पे आपको स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेंटल डेवलपमेंट, इसी टाइम पे यूथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इसी टाइम पे सुसाइड भी बढ़ रहे हैं। हमारी इंडिया में नहीं है क्योंकि हमारी इंडिया की कल्चर अलग है अभी, लेकिन फॉरेन में यही एज है सुसाइड करते हैं लोग। एडल्ट आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी खोजते हो सोसाइटी में, एडल्ट आइडेंटिटी। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिपेंडेंट टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस। सो आप सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या, सोसाइटी और इकोनॉमिकली अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट होते हैं इस एज में, लेकिन और इमोशनली भी उन्हीं के साथ है, लेकिन आप इसी में आगे बढ़ते हो और इंडिपेंडेंट होते हो अपने डिसीजन में। थोड़े मोड़े पैसे कमाने लगते हो, थोड़ा मोड़ा जरूरी नहीं कि आप पूरा पैसा कमाने लगो। प्लस आप इमोशनली मॉम डैड से डीलिंग होते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद करना। अब स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आर डिफाइंड आर इंडिविजुअल्स फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप। ठीक है, तो इसमें भी किसी को 12 में होगा, ध्यान में, जैसे किसी का 13 से शुरू होगा, 18 में ख़त्म हो सकता है जब ये एडल्ट हो चुका है या हो चुकी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नेशनल यूथ पॉलिसी डिफाइंस एडोलेसेंट एज 13 to 19 ईयर्स। लेकिन बायोलॉजिकली हम कहाँ से ले रहे हैं, 10 से। जो मैं बोल रहा था कोई मैच्योर हो सकता है। एडोलेसेंट इज डिवाइडेड इन 3 स्टेज, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लेट स्टेज। सिंपल, अर्ली स्टेज क्या होता है, 10 to 14। द चेंज इंक्लूड बिगिनिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ग्रोथ रीचेस टू इट्स पीक, मतलब हाईएस्ट पहुंच चुका, जितनी हाइट वेट सब बढ़ना चाहिए था। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, बहुत तेज बच्चा बढ़ते, आप बोलेगा अरे तो अभी तो मोटू सा था, ये कैसे एकदम बड़ा लंबा हो गया। सो इसी फेस में होता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, सोचना से शुरू कर देता है किसी टॉपिक पे। डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। बाउंड्रीज कैसे डिसाइड करता है कि किस मामले पे मुझे खुद से डिसीजन लेना है, किस मामले में मॉम डैड की परमिशन लेना है, तो बाउंड्री डिसाइड कर लेता है वो, या कर लेती हैं वो। भले वो मुंह पे मॉम पेरेंट्स के हाँ बोलें, या मैं इंडिया के केस में बोल रहा हूँ, यूएस जैसी कंट्री में फ्री हो गए हैं, सब लोग छोड़ दिए जाते हैं कि आपको जो करना है। लेकिन हमारा इंडिया ठीक है क्योंकि गाइडेंस जरूरी है पेरेंट्स की। हम इतने इकोनॉमिकली अभी स्टेबल नहीं हुए कि हम अलाउ कर दें। तो ये क्या होता है, हम भले मुंह पे मॉम डैड को, लेकिन चलती हमारी है कुछ कुछ चीज़ों में। ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप, गहरी मित्रता, लाइफ लॉन्ग जो रहेंगे वो उस कसमें वादे खाते हैं कि हम जब तक रहेगी सूरज चांद तब तक हमारी दोस्ती रहेगी, इसी उम्र में हो जाती है। सीकिंग टू काउंटर इंस्टेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन, तो हर एक अनस्टेबल चीज़ को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए लड़ाई चालू रहती है, चाहे अपनी ज़िंदगी में चाहे बाहरी ज़िंदगी में। ठीक है, और हर एक चीज़ को समझना शुरू करते हैं, इवैल्यूएशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सब सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेज के, कि क्या कर रहे हो। पहले तो बाउंड्री वाला आपको इमेज याद रहना चाहिए, देखिए बाउंड्री, तो ये आपको याद हो जाएगा। हाइट जो रहती है पीक पे रहती है, सबकी जो ग्रोथ रहती है सब कुछ। सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 1 पॉइंट, ग्रोथ रिच अपना पीक थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा रैपिड। हमको ये समझ में आता है कि कॉन्क्रीट थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं हम लोग, कि बाउंड्री डेवलप करते हैं मेरे थिंकिंग में और पेरेंट्स की थिंकिंग में। फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, फिर हम लोग ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। मिडिल पीरियड क्या होता है 15 to 17 वाले में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट कंप्लीट फुल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पूरे दाढ़ी भी आगे रहेंगे, मतलब दाढ़ी पूरा ऐसा नहीं भर के आगे रहेगी, मूछ आगे रहेगी, दाढ़ी मूछ सब आगे रहेंगे। ठीक है,
इवन बॉडी हेयर ग्रोथ भी हो चुकी होगी लड़कों में। ग्रोथ स्लोज डाउन। अब ग्रोथ स्लो होती है। पहले हर साल 1-1 फीट, मतलब 1-1 नहीं, हाफ फीट बढ़ रहा था लड़का या लड़की। अब क्या होगी, वो सिर्फ या तो सिर्फ 2 इंच बढ़ रही है या 1 इंच बढ़ रही है, ठीक है, या बढ़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ एडल्ट स्टेचर इज अटेंड। अब जैसा वो दिखने वाला है, जैसा उसकी बॉडी फ्यूचर में दिखेगी, वो सब अब इस मिडिल पीरियड में अटेंड हो चुका है। थिंकिंग इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, और ज़्यादा सोचता है ना, जितना इंसान पहले सोचता है तो ख्याली ज़्यादा होता है, तो और सारी चीज़ों के बारे में सब्जेक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा खुल के सोचना शुरू करते हैं। आप लोग की लाइफ में ये फेस आएगा जब आप भी बहुत ज़्यादा सोचोगे, सोचना शुरू कर देते हो। और इसी टाइम पे जैसे बच्चे आईआईटी में के लिए या नीट के लिए जाते हैं तो वो खाली समय पाते हैं और उस टाइम पे बहुत थिंकिंग करते हैं वो लोग, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, ख्याली थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब उसमें जब से, अब पहले क्या था कि थिंकिंग कर रहे थे, कॉन्क्रीट थिंकिंग उसमें भी कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, सिर्फ कोई भी जनरल टॉपिक पे कर रहे थे, सब्जेक्ट को लेके किसी भी। अब क्या स्ट्रेस आ गया, एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा कि स्ट्रेस में कैसे निकालना है एग्जाम को, या कहीं रिलेशनशिप में कुछ अनस्टेबिलिटी आ गई तो वहाँ पे कैसे हैंडल करना है, माँ बाप के गुस्से को कैसे हैंडल करना है। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी। रीस्टैब्लिशिंग ऑफ बॉडी इमेज कैपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज थिंकिंग, ठीक है। रीस्टैब्लिशिंग ऑफ बॉडी इमेज मतलब खुद के बारे में हम कुछ नया चीज़ जान जाते हैं, जो जैसे कि बच्चों में बचपन में जिसको बुली किया गया रहता है वो स्ट्रांग हो गया रहेगा, या तो वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो गया और मेंटली भी। लाइक कुछ लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं इस बुलीनेस को दूर करने के लिए, और कुछ लोग ये बुलीनेस से लड़ते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में थिंकिंग करना शुरू कर दिए और या तो जवाब देना शुरू करते हैं, मेंटली स्टेबल होते जाते हैं, ठीक है। सो स्टैब्लिशिंग ऑफ बॉडी इमेज, और आपके अपने बारे में भी आप सोचना शुरू करते हो कि आप कैसे लुक आउट करते हो खुद को, खुद की बॉडी के लिए, और लॉन्ग रेंज थिंकिंग करते हो, बहुत दूर की सोचते हो कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है। सेंस ऑफ लीडरशिप इंपॉर्टेंट। अब आप लीडर बनने के लिए सोचने लगते हो। लीडर बनना क्या मतलब, आप स्टेज पे खुद को सोचते हो कि आप स्टेज पे कुछ भाषण दे रहे हो, आप अपने अचीवमेंट के बारे में किसी को बता रहे हो। दैट्स एन लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड ऑल पावरफुलनेस, आप खुद को पावरफुल महसूस करते हो कि अगर ये लड़के ने कुछ बोला तो इसका तो मुंह तोड़ सकता हूं मैं, तो वही बॉडी इमेज आपकी खुद के आप समझ चुके हो। प्री ऑक्यूपाइड विथ रोमांटिक फैंटेसी, ठीक है, रोमांटिक फैंटेसी, इसी टाइम पे ब्लॉसम्स आपके दिमाग में खुलते हैं। एबिलिटी टेस्टिंग टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, पीयर ग्रुप हेल्प डिफाइनिंग बिहेवियरल कोड। पीयर ग्रुप मतलब आपके दोस्त हेल्प करते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, और उसके हिसाब से आप बिहेव करना शुरू करते हो या नहीं करते हो, दोनों पॉसिबल है। या तो जानबूझ के नहीं कर रहे हो या तो चेंज करना शुरू कर देते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपका दोस्त लोग जो आजू आए, क्योंकि वो भी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो वो आपको बोलेंगे कि अरे ये बिहेवियर ठीक नहीं है, या अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जानना है। लेट पीरियड, जनरली जो बच्चे अब 12th में ये फेस में, अब देखिए आपके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं कि नहीं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टोटल फिजिकल मैच्योरिटी, जितना ग्रोथ होना था बॉडीली स्ट्रक्चर का वो हो चुका है। स्टैब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब जो पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत जगहों पे हो रही थी अब स्टैब्लिश हो चुकी है कि लाइक जो खुद को डॉक्टर बनते हुए पहले डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, सिंगर बनते हुए देख रहे थे, अब वो लोग जान गए कि डॉक्टर बनना है, तो खुद को यूनिफॉर्म में देखना आप शुरू कर दोगे, खुद के नेम प्लेट देखना शुरू कर दोगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ख्याली पुलाव है, लेकिन ये अब एब्स्ट्रैक्ट एक ही चीज़ के बारे में सोचोगे। इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल आइडेंटिटी, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या, आपकी पहले तो अलग एक आइडेंटिटी होगी प्लस पढ़ी लिखी आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी। अब फंक्शनल मतलब आप काम भी करना शुरू कर दिए रहोगे, कुछ ना कुछ काम। कैसा, जैसे कि कुछ ना कुछ आप फंक्शनल चीज़ें करवा रहे हो। लाइक अगर समझे कोई लड़की लड़के रहते हैं कि लाइट, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब ख़राब हो गया तो उसको कैसे लगाना है, इतना फंक्शनैलिटी तो आ ही जाती है, समझ गए रहते हैं। कुछ बच्चे पहले ही कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बाद में समझना। कार ड्राइविंग, ये सब फंक्शनैलिटी आपके अंदर आने लगती है, ये सब ड्राइविंग की ये सब चीज़ें आप लोग करना शुरू कर देते हो। पीयर ग्रुप रिसीड्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल
relationship, stable relationship, and change from childhood to adulthood relationship. चाइल्डहुड में जो रिलेशनशिप रहते हैं किसी के साथ, मॉम डैड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो चेंज हो गया रहता है. अब मॉम डैड के साथ रिलेशन चेंज हो गया रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ चेंज हो गया रहता है, और अपने जो पार्टनर उनके साथ आपके चेंज हो गया रहते हैं. और उसके ऊपर का जो पॉइंट था, पीयर ग्रुप रिसीड्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या, आपके दोस्त आपसे जितना पहले जो आपको एडवाइस कर रहे थे वो फेस में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, अब आपके पर्सनल मैटर में वो इंटरफेरेंस कम करेंगे. ठीक है, सिंपल सी बात है. जब तक कि आप एडवाइस ना मांगो या डिस्कस ना करो तो ये सब बातें होती हैं. अब फिजिकल चेंज इन एडोलेसेंट, तो हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे कि फिजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स बॉयज़ सब में. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो जान के और आपको लगा कि आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड.